Hello everyone, how are you? Fine? I am also fine. This is Ramashankar sir, your science teacher. Welcome on my YouTube channel, Ramashankar Sharma sir, PCM Guru 2.0. Okay बच्चों, first of all, we should to recall in the last lecture, lecture number 1, what the topics we have covered already. So I think the topics started from the force and completed up to the ways of changing the direction of rotation. What are the ways to change the direction of rotation? मतलब आपको देखना था कि how many ways are there to change the direction of rotation. तो वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. अब उसके आगे बेटा लेक्चर नंबर 2 में हम बढ़ेंगे और these are the topics which I am going to cover. Okay? Couple, moment of couple, equilibrium, condition for equilibrium, kinds of equilibrium and principle of moments. Okay, let's see. First topic is couple. Okay, what a single force cannot produce rotation in a body pivoted at any point. Okay, actually a couple is needed to produce rotation. In the body. ओके मतलब क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल फोर्स आपकी किसी बॉडी में रोटेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता. तो लेक्चर नंबर 1 में जो सर ने बात कही थी तो उसके हिसाब से तो आप कहेंगे एक पोटैटो में एक आपने नीडल से होल किया था, फिर एक पुश किया था, तो पोटैटो कैसे रोटेट कर गया था? तो बेटा पोटैटो तो रोटेट करा ही करा है. साथ में कभी आप देखेंगे कभी आप एक नट को एक रिंच से अगर टाइट कर रहे हैं, ठीक है, एक नट को एक रिंच से टाइट कर रहे हैं, जैसे कार की जो व्हील्स होते हैं उसके नट कभी कभी हम लोग मैकेनिक को देखते हैं ना, टाइट करते हैं, ओपन करते हैं, तो ओपनिंग या टाइटिंग करते समय जो नट को वो रेंज से या स्पैनर से करता है तो वो, या हम लोग घर में जो वाटर टाइप होता है, ठीक, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं? जब आप पानी के लिए टैप को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या करते हैं उस वक्त भी दो फोर्स लगाते हैं, तब भी तो टोटी खुलती है. तो कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ, या आपने स्टीयरिंग ऑफ कार देखा होगा तो उसको भी ऐसे ऐसे करते हैं. ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इन सारे एग्जाम्पल में हम एक फोर्स से भी कर सकते हैं. बेटा आप सोच ही रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए नट है, ठीक, ये नट है और ये आपके पास एक स्पैनर है, ठीक, एक स्पैनर है, ठीक, आप इसको ओपन करना चाह रहे थे, ठीक, तो आपने जब यहाँ से इसको ऐसे किया, ठीक है, यानी आपने जब डाउनवर्ड्स लगाया एफ, तो ये ओपन हो जाता है. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप डाउनवर्ड्स एक एफ यहाँ पर लगाते हैं, वैसे इस एफ का, इस एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है नट पर. ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो ये पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हम पाइवटेड पॉइंट मान सकते हैं, पाइवटेड पॉइंट. ठीक, तो एक्चुअली हम फोर्स तो एक ही लगाते हैं, लेकिन हमारे फोर्स एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है पाइवटेड पॉइंट पे. तो जो पिछला एग्जांपल पोटैटो वाला था उसमें भी यही था कि जब हमने एक एक्शन फोर्स लगाया था तो उस पाइवटेड पॉइंट पे एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो गया था, जिसकी वजह से ये कपल बन गया. ठीक है, तो कपल की बेसिकली मीनिंग क्या है? टू फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर on a body, acting together, two equal and opposite forces acting together, not aligning in a single line, will form a couple. तो दो फोर्सेस, आपने एक एक्शन फोर्स लगाया, रिएक्शन फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट हो गया और ये नट आपका ओपन हो गया. तो दीज आर दी फोर्सेस विच एक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कपल. तो कपल इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. तो चलिए, so we can write two equal and opposite forces acting together
on a body but not acting in a single line form couple. Okay, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अपोजिट पैरेलल फोर्सेस यहाँ लगा लीजिए बच्चों, पैरेलल फोर्सेस ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, पैरेलल भी होता है, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे तो ऐसे, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर ऑन अ बॉडी बट नॉट एक्टिंग इन अ सिंगल लाइन फॉर्म कपल, तो वो कपल बना लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए ये तो हो गया कपल के बारे में, ठीक है, कपल लिख लीजिए। अब पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ कपल क्या है, सेकंड पॉइंट, मोमेंट ऑफ कपल। तो कपल अगर आपने समझ लिया बच्चों, तो ये मोमेंट है, तो मोमेंट मीन्स वही टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ कपल। तो किसी कपल की वजह से अगर टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, देखिए आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ अ फोर्स, एक सिंगल फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आया था वो था मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब है मोमेंट ऑफ कपल, तो टू फोर्सेस की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वही क्या आपका मोमेंट ऑफ कपल है। सिंपल, क्या बोल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि एक मान लीजिए कि ये आपका टैप है, ठीक, और ये पानी है, ठीक। तो मान लीजिए अगर आपने टोटी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, टैप ओपन कर रहे हैं, तो उसको क्या होगा, मान लीजिए कि आपने एक फोर्स, भाई जब आप ऐसे इसको पुश करते हैं तो उसी वक्त ये क्या होता है इधर, तो जिस फोर्स से आपने इधर पुश किया उसी फोर्स से क्या हो जाएगा, ये टैप यहाँ से पुश होगा, तो एंड ए और एंड बी पर क्या हुआ, टू इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है, नॉट अलाइंग अ सिंगल पाथ सिंगल लाइन। तो देख लीजिए पैरेलल एक्ट कर रहे हैं टू एंड ए और बी पर, और ये क्या हो जाएगा, टैप ओपन हो जाएगा और पानी आने लगेगा। तो क्या कह सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल, भाई ये टर्निंग इफेक्ट आया ना, मोमेंट किसकी वजह से, टू फोर्सेस के, जो टू फोर्सेस क्या हैं, टू फोर्सेस को मिला के अब क्या कपल कहते हैं, तो इस कपल की वजह से जो टर्निंग आ रहा है भाई अब हम इसको दो दो फोर्स बार बार नहीं कहेंगे, आप समझ जाइए कपल का मतलब मैंने समझा दिया है। व्हाट इज कपल, कपल इज टू equal and opposite parallel forces acting together on a body but not acting in a single line form a couple। तो मतलब एक्चुअली क्या है, टू फोर्सेस वर्किंग टुगेदर, तो अगर टू फोर्सेस को ही कपल कहते हैं तो इस कपल की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वही क्या है, मोमेंट ऑफ कपल या टर्निंग इफेक्ट ऑफ कपल। भाई मोमेंट की मीनिंग पहले मैंने बता दिया था, पहले भी आपको बताया था कि मोमेंट को क्या कहते हैं, मोमेंट इक्वल टू टर्निंग इफेक्ट, आप समझ लीजिए, ठीक, टर्निंग इफेक्ट को ही हम बार बार कह रहे हैं, ये टर्निंग इफेक्ट को ही बार बार मोमेंट कह रहे हैं। तो इसमें कोई आप अलग से मत सोचिए कि मोमेंट अलग चीज़ है, मोमेंट अलग चीज़ है, तो मोमेंट को आप अच्छे से समझ लीजिए कि मोमेंट क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, यानी कोई चीज़ कहीं घूम रही है, अगर टर्न हो रही है, तो पहले जो आप फिनोमेना देख रहे हैं टर्न होने का, वो टर्न होना ही क्या है आपका मोमेंट है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ कपल की डेफिनेशन क्या बनेगी, दी turning of a body pivoted at any point due to couple is called as moment of couple। Okay, means the turning of a body pivoted at any point due to couple is called moment of couple। फॉर एग्जाम्पल में ये ओपनिंग और टाइटनिंग द वाटर टैप, ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये स्टीयरिंग ऑफ अ कार, स्टीयरिंग ऑफ अ कार ले लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, एक यहाँ पे आप पकड़ते हैं, एक आप यहाँ पकड़ते हैं, ठीक, तो ऐसे ऐसे आप स्टीयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जिस फोर्स से आप इसको डाउन करते हैं उसी फोर्स से यहाँ पे अप करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कपल फॉर्म हो रहा है, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स यहाँ पे ही फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे ही फॉर्म हो रहे थे। यहाँ फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंड टाइटनिंग द नट, ठीक है। और
ये टर्निंग इफेक्ट के एग्जांपल हैं, यानी मूवमेंट के एग्जांपल हैं किसमें, ओपनिंग और टाइटनिंग अ नट, ओपनिंग एंड टाइटनिंग, ओपनिंग एंड टाइटनिंग, कहिए वाटर टैप, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं बच्चों, जैसे मैंने बताया स्टीयरिंग का, नट का, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आप देखिए, अभी आपने कभी देखा होगा अगर बॉटल का कैप है, बॉटल की कैप है, तो बॉटल कैप भी आप ऐसे करते हो तो वहाँ पे ही बेटा कपल फॉर्म होता है। कपल फॉर्म होने की वजह से ही आप बॉटल कैप आप ओपन कर पाते हो, अदरवाइज़ कभी कभी देखिएगा ऐसे भी ओपन नहीं होती है। तो उस वक्त आप क्या करते हैं, कपड़ा या कागज़ लगाकर तब आप करते हैं, ताकि अच्छे से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस कपल जनरेट हो जाए और आपका कैप ऑफ द बॉटल है वो ओपन हो जाए। तो ठीक है, कपल हो गया, मोमेंट ऑफ कपल हो गया। मोमेंट ऑफ कपल में डेफिनेशन आपने देख ली थी। अब आपको समझना है कि एक मान लीजिए एक रॉड ले लेते हैं, ठीक, एक रॉड ले लेते हैं या बार बोल दीजिए इसको, ए बी। मान लीजिए इस पॉइंट ओ पे इसको पाइवोटेट कर दे, ठीक है, इस पॉइंट पे पाइवोटेट कर दे, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे झूलते हैं ना ऐसे बार पर, वही समझ लीजिए, सी सॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कंसीडर अ बार ऑफ लेंथ ए बी pivoted at point O and couple act on the ends of the bar। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कंसीडर a bar AB pivoted at point O if a couple acts on bar, then bar start rotation। this turning of bar due to couple is called moment of couple, ठीक है। दिस टर्निंग ऑफ बार, यहाँ पे पाइवोटेड लिख दीजिएगा, पाइवोटेड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल हो गया। ये मान लीजिए एक्शन फोर्स है ए पर, तो ये अपने आप रिएक्शन फोर्स बी पर जनरेट होगा। तो अगर मान लीजिए मैं मोमेंट निकालना चाहूँ पॉइंट ए पर, तो मोमेंट, देन मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट, तो ओ ए, ठीक है। तो टाउ1 की वैल्यू आ जाएगी एफ इंटू एंड मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा बच्चों, वो जाएगा एफ इंटू ओ बी, दैट इज टाउ2 हो जाएगा एफ इंटू ओ बी। सो नेट मोमेंट ऑन बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ1 प्लस टाउ2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ, तो नेट मोमेंट को हम टाउ कह देते हैं, तो एफ इंटू ओ ए आ जाएगा प्लस एफ इंटू ओ बी आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एफ कॉमन हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओ ए प्लस ओ बी बचेगा। और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी को क्या कह सकते हैं, ए बी, लेट कर लेते हैं ए बी को डी, डिस्टेंस ही तो है, डी लेट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आ गई, एफ इंटू डी। तो जो आपने मोमेंट ऑफ कपल को समझा था कि एक कपल की वजह से अगर मोमेंट आया तो वो मोमेंट ऑफ कपल है सिंपली, यानी अगर एक कपल की वजह से, टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस की वजह से अगर कहीं टर्निंग आ रही है तो वही क्या है, टर्निंग ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ कपल। तो डिफिनेशन ये तो ठीक जनरली आपको समझा दिया, लेकिन मैथमेटिकली एक प्रिसाइजली एक डिफिनेशन है जो हम बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर लिखते हैं, ठीक है। आप यही बात लिखेंगे
द टर्निंग ऑफ अ बार बायोटेट एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ कपल इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल, वो तो लिखेंगे, लेकिन साथ में एक चीज़ और लिखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ कपल। ओके, चलिए ये नोट कर लिए, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, ठीक है। एफ इन टू डी आया था, वेयर ये क्या है, रीड एस टाउ, रीड एस टाउ, ठीक है। और है क्या ये नेट मोमेंट, नेट मोमेंट ऑफ कपल। एफ क्या है, फोर्स है, और डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक, टू फोर्सेस, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स था ना उसी के बीच की टोटल डिस्टेंस, यानी ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक, ए बी की बात कर रहे हैं, जिसको अपने डी लटके रहा था, ठीक है। इस फॉर्मूले में एफ आ रहा है फोर्स, फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी, तो टाउ क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, सो टाउ इज अ and SI unit of moment of couple tau क्या, न्यूटन इंटू मीटर। सो वी कैन राइट more precisely definition is moment of couple is equal to the product of magnitude of either forces, यानी दोनों में से कोई ले लीजिए, क्योंकि एक्शन का ही जैसे इक्वल है अपोजिट रिएक्शन, दोनों इक्वल फोर्सेस थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ईदर लिखते हैं, ईदर वर्ड लिखते हैं, ईदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ओके, दिस इज द मोर एक्यूरेट डेफिनेशन फॉर द मोमेंट ऑफ कपल। एग्जाम बच्चों आ जाएगा तो उस तरह से तो आप लिखेंगे क्या, जो पीछे लिखा था, एक सिंपल चीज थी, बट ये फार्मूला अगर मोमेंट ऑफ कपल में नहीं लिखा आपने, ये चीज़ें नहीं लिखी और ये चीज़ नहीं लिखी, तो जो आईसीएससी का एग्ज़ाम होगा या बोर्ड एग्ज़ाम जब भी होता है तो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूरी आपको वो होता है जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, मैथमेटिकल, तो वो डिफिनेशन ये जरूर लिख के आएंगे। कपल हो गया, मोमेंट ऑफ कपल हो गया, अब पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। थर्ड टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी? पहले बच्चों इक्विलिब्रियम का वर्ड समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक समान अवस्था में, यानी साम्यावस्था में, ठीक है, एक ही पोजीशन में बनी रहे। मतलब कोई बॉडी अगर एक ही पोजीशन में बनी रहे तो कहलाती है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर मोशन कर रही है तो मोशन करती ही रहे, भले ही उस पर कितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कई फोर्सेस के एक्ट करने के बावजूद बॉडी अपनी स्टेट ऑफ जो मोशन है, ईदर रेस्ट और मोशन, दोनों को अगर मेंटेन कर रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो वो कहलाती है इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा समझेंगे, अभी डिफिनेशन भी लिखवाऊंगा मैं, पहले आप बात समझें। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, ठीक, एक ये फुटबॉल है, ठीक है, और ये एक मान लीजिए ज़मीन पर रखी हुई है और आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया और ये मूव कर गई, ठीक है। तो एक सिंगल बॉल अगर रखी है, उस पर आपने एक सिंगल फोर्स, अगर एक बॉल पर सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो मोशन करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास बॉडी को रोकने वाला कोई पाइवटेड पॉइंट नहीं है, वो बॉडी फ्री टू मूव है। तो इफ़ अ बॉडी इज फ्री टू मूव देन ऑन अप्लाइंग अ सिंगल फोर्स बॉडी गेट्स मूव ऑन, ठीक है। बट अगर इसी फोर्सेस पर क्या होगा कि सामने से एक दूसरा फोर्स अप्लाई कर दे, वो भी सेम अमाउंट का,
अगर ये मान लीजिए 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन का ये फोर्स अप्लाई कर दे, तो उस केस में बताइए, उस केस में ये बॉडी मूव करेगी? तो नहीं मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, ये केस देखा आपने। एक दूसरा केस समझिए, ये तो लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन के लिए है कि कभी भी लीनियर मोशन में क्या हो सकता है कि कब इक्विलिब्रियम आ सकता है। जब एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा था तो बॉडी मोशन में चली जा रही थी, लीनियर मोशन में चली जा रही थी, लेकिन जब उसी बॉडी पर एक दूसरा फोर्स उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी डज नॉट मूव, रिमेन्स एट इट्स सेम पोजिशन, ठीक है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्लास 10th, ICSE बोर्ड, पर्टिकुलरली मैं तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आपकी वीडियो के लाइक्स, आपके चैनल के सब्सक्रिप्शन ही मेरा हौसला बढ़ाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बच्चों ज़रूर लाइक कर दें। ओके बच्चों, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और बिना देर किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो बॉडी डज नॉट मूव मीन्स इन बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, सेकंड केस देखिए। सेकंड केस, सपोज दैट देयर इज अ बार इज गिवन, इट्स मिडिल पॉइंट O, द एंड ऑफ द बार इज AB, ओके। सो लाइक एज सीसा, ठीक है। सीसा प्ले गेम में क्या होता है, एक बच्ची यहाँ बैठती है, एक बच्ची यहाँ बैठती है, ठीक है। और उस केस में दोनों का वेट सेम हो तो दोनों का वेट फोर्स भी सेम आएगा, ठीक है, 40 G न्यूटन। यहाँ पे भी मान लीजिए कि दोनों का मास 40 kg है, दोनों का वेट फोर्स क्या आएगा, 40 G। तो अगर दोनों बच्ची का वेट बराबर है, ठीक है, तो उस केस में बताइए ये बीम बैलेंस, ये जो आपको बार दिख रही है, ये रोटेट करेगी या नहीं करेगी। सपोज दैट अ बार AB is given which is pivoted at point O and two weight forces are acting on the ends A and B, equal and generating the equal and opposite forces at their ends. So in this case the beam balance does not move in any direction, neither here not there, ठीक, कहीं पे भी नहीं हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, does not rotate, बॉडी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ना तो आप लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन ला पा रहे हो और ना ही आप ला पा रहे हो रोटेशनल मोशन। तो एक सिंगल फोर्स कैन प्रोड्यूस लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू और मोर फोर्सेस कैन मेक इक्विलिब्रियम इन द बॉडी। तो कभी कभी ऐसा होता है, सिंगल फोर्स लगा के तो हम लीनियर मोशन दे सकते थे, चाहे इसमें चाहे इसमें। अगर सपोज दैट एक लड़की बैठी होती तो ये बेंच रोटेट करती, अगर ये डाउन में आती तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता, और ये अगर इधर ए पर लड़की बैठी होती, बी पर लड़की ना होती, तो उस केस में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लेफ्ट में बेंड हो गया, ये ऊपर उठेगा, तो उस केस में आएगा ऐसे रोटेशन, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। और अगर लड़की ए पे ना बैठ के बी पे बैठेगी तो बेंड होगी, रॉड एट पॉइंट बी टुवर्ड्स बी बेंड होगी, इधर से लिफ्ट होगी, अप होगी, लिफ्ट अप होगी, इधर क्या होगी, बेंड्स डाउन होगी। तो अगर बी पे लड़की बैठी है, ए पे नहीं है, तो क्या हो जाएगी, बेंड इधर हो जाएगी, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या बनेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा। तो यहाँ तो आपको फैक्टर समझ में आ गया था कि जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे थे तो उस केस में इक्विलिब्रियम क्यों आया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो रिजल्टेंट नेट फोर्स आया था वो जीरो हो गया था, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स नहीं बन पाया था, एक फोर्स के अपोजिट में दूसरा फोर्स लग गया ना। तो ये आपने समझ लिया। उसी तरह से भाई लीनियर मोशन में आप समझ गए ना, कैंसिलेशन ऑफ फोर्स में नेट फोर्स जीरो हुआ था, इस वजह से इक्विलिब्रियम आया था। और ये जो रोटेशनल मोशन होना था, इसमें
पाइवटिंग, जब कोई बॉडी पाइवटेड एट एनी पॉइंट हो तो उसमें रोटेशनल मोशन होता है, उसमें लीनियर मोशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिंगल फोर्स से तो मोशन हो रहा था, वो कभी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता था, लेकिन जब आप उस पर कपल अप्लाई करते हैं तो उस वक्त क्या ऐसा होता है, क्यों बॉडी डू नॉट रोटेट एंड इक्विलिब्रियम स्टेट गेन्स, क्यों, क्योंकि एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल मोमेंट बिकम जीरो। तो यहाँ पे क्या था, रिजल्टेंट नेट फोर्स जीरो हो रहा था, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही थी, और यहाँ पे सम ऑफ द ऑल मोमेंट्स, ठीक है, अबाउट द पाइवटेड पॉइंट बिकम जीरो। सो ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आपने समझे दोनों। अब देखिए, सो वी कैन राइट व्हेन सेवरल, या कह सकते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस, several forces act on a body does not change its state either rest or motion। ऐसे लिख लें आप लोग, इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे एग्जैक्टली लिखना होगा। व्हेन सेवरल यानी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी बट बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ईदर रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों कोई भी टॉपिक अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो डिटेल से, तो उसके रीज़न होते हैं। अभी आपने देखा था कि कोई बॉडी, एक सिंगल फोर्स लगा कर किसी बॉडी में हम मोशन क्रिएट कर सकते थे। लीनियर मोशन क्रिएट करने के लिए आप उस पर क्या करते थे, सामने से फोर्स, एक सिंगल फोर्स अप्लाई करते तो मोशन में आ जाती थी। बट लीनियर मोशन को स्टॉप करने के लिए आपने अपोजिट फोर्स लगाया और वो मोशन रुक गया। तो लीनियर मोशन को आपने टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन लगा करके उसको इक्विलिब्रियम में ला दिया था। और एक बॉडी आप थी जिसमें रोटेशनल मोशन आप प्रोड्यूस कर सकते थे, सिंगल फोर्स लगाकर रोटेशनल मोशन आ सकता था, जिससे मैंने शीशा बार के बारे में बताया था आपको। तो वहाँ पे आपने रोटेशनल मोशन के स्टॉप कैसे किया था, जब आपके एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट अ पाइवटेड पॉइंट बिकम जीरो हुए थे। तो मैंने उस टॉपिक को इसीलिए डिटेल से पढ़ाया था, किसी लीनियर मोशन को कैसे इक्विलिब्रियम में लाते हैं, किसी रोटेशनल मोशन को इक्विलिब्रियम में कैसे ला सकते हैं। तो दैट विल बी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। सो क्या कह सकते हैं, देयर आर टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। as follows। तो क्या है, पहला लिखेंगे द रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो, जब रिजल्टेंट फोर्स ही बिकम जीरो हो जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबको मिला करके आप अगर ऐड करें तो फाइनली क्या आ जाए, रिजल्ट जीरो आ जाए। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट एनी फिक्स पॉइंट becomes zero. So these are the condition of equilibrium.
ठीक है। किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये दो कंडीशन अगर आप फॉलो करेंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर लीनियर मोशन वाली बॉडी को, जो बॉडी लीनियर मोशन कर सकती थी, उसको अगर आपको इक्विलिब्रियम में लाना था तो क्या करना था, सामने से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करना था, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती थी। और रोटेशनल मोशन में आपने अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट क्या कर दिया, जीरो। तो जब अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट जीरो है, जब टर्निंग इफेक्ट ही जीरो हो जाएगा तो बॉडी टर्न ही नहीं होगी, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आपका रोटेशन होगा ही नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए बच्चों। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ इसको डीपली आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से स्किप मत करिएगा, एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा। कॉन्सेप्ट वाला फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इतने आराम से आपने टॉपिक को समझा होगा, उतनी ईजिली आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। और किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री में किसी चैप्टर में अगर आप इजीली न्यूमेरिकल लगा पा रहे हैं और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, इसका मतलब कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मार्क्स आने ही आने हैं फिर। अब आपको पढ़ना है बच्चों काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, क्या काइंड्स है। देयर आर टू काइंड्स। फर्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम and second is dynamic equilibrium। ठीक है, चलिए आराम से शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? व्हेन several forces act on a stationary body, but body do not change its state of rest, then body is said to be at static equilibrium। मतलब कोई बॉडी अगर स्टेशनरी पोजीशन में थी, रुकी हुई पोजीशन में थी, और उस पर कई सारे फोर्सेस अप्लाई करने के बावजूद भी बॉडी आपकी फाइनली स्टेशनरी पोजीशन पे ही, रेस्ट पोजीशन पे ही अगर आपकी मेंटेन है, तो उसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि जो फुटबॉल थी, फुटबॉल पर जो आप पहले पुश कर रहे थे, फिर सामने से अपोजिट फोर्स लगा के फुटबॉल को आपने लीनियर मोशन करने से स्टॉप कर लिया था, तो वो जो आपने इक्विलिब्रियम लाया था वो क्या था, फुटबॉल का जो इक्विलिब्रियम था वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल by applying two equal and opposite forces in a same line। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है भाई, जो उसके डायनेमिक के लिए हो यानी मोशन के लिए हो। तो जो मोशन वाला इक्विलिब्रियम था, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो कैसे कहेंगे, व्हेन सेम डेफिनेशन रहेगी, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ मोशन, देन बॉडी सेड टू बी एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए नोट कर लिया था। अब सेकंड देखिए, व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कह सकते हैं, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन अ मूविंग with rotational or translational motion, but body does not
change its state of motion, then body is said to be at dynamic equilibrium। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है कि अगर किसी रुकी हुई चीज़ पे आप कई सारे फोर्सेस एक्ट कराएं फिर भी बॉडी रुकी ही रहे तो वो था स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम था। और किसी मूविंग बॉडी को अगर आप कई फोर्सेस लगा के रोकना चाहें फिर भी ना रुके, वो मोशन में ही बनी रहे, तो उस तरह की इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, समझ लीजिए, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। ठीक है, एक बॉडी ऐसी जो मूविंग विद द रोटेशनल ट्रांसलेशन फोर्स, मतलब मोशन में है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, वो स्टेशनरी बॉडी नहीं है, वो मूविंग बॉडी पहले से थी, फिर भी उस पर कई सारे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट द बॉडी डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ मोशन, देन द बॉडी सेट टू बी एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो क्या आएगा? जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। ठीक, सेकंड ले लीजिए मोशन ऑफ रेन ड्रॉप। ठीक है, और थर्ड लीजिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल अलग अलग हैं। थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर आपको कि मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन क्या है। तो वहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? 2 फोर्सेस कौन से हैं एक्ट हो रहे हैं? तो एक तो ये है कि भाई वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मोशन करने में क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका है, तो उसको बैलेंस करता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, हैवियर मास अट्रैक्ट द लोअर मास। ठीक है, ये आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, मोशन ऑफ रेन ड्रॉप में क्या है? कोई अगर पानी की बूंद नीचे गिर रही है तो उसमें क्या एयर पार्टिकल का अपना एक फ्रिक्शन होता है। मतलब जैसे कि आप पानी में कोई चीज़ 9th क्लास में अपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ पानी में डूबती है तो पानी भी उस पर क्या करती है? एक बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करती है। तो जैसे लिक्विड मीडियम में वाटर क्या करती है? एक बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करती है। वैसे एयर मीडियम में क्या करती है? एयर एक बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, तो बियॉन्ड फोर्स हो गया एयर पार्टिकल का। और दूसरा क्या होता है? एयर पार्टिकल का अपना फ्रिक्शन भी तो लगेगा। ऐसा नहीं कि रेन ड्रॉप गिर रही है तो फ्रिक्शन नहीं हो रहा होगा वहाँ पे पार्टिकल के बीच में, नहीं, फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन वो विस्कोसिटी भी है। तो दो फैक्टर हैं वहाँ पर जो बैलेंस करते हैं। ठीक है, अच्छा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है और उसको बांधे रखता है न्यूक्लियस से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। चलिए बच्चों, हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पहुँच चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है? अब देखिए, मोमेंट्स का कुछ ऐसा सिद्धांत है। ठीक है, आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट पढ़ा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पढ़ा, इन्हीं को लेकर के कोई सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल बना है। तो उसी प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे दिया गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। चलिए नंबर 6 पे आइए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। सो इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मीन्स अगर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? If a body is in the state of equilibrium, then sum of all anti-clockwise movement equal to sum of all clockwise moments। क्या मीनिंग है इसकी? मान लीजिए कि एक
सी सॉ बेंच वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये पाइवटेड एट पॉइंट ओ है, ठीक है, और ये एंड ए और एंड बी, ठीक है। तो सी सॉ वाले गेम में पाइवटेड एट पॉइंट ए, तो एंड ए और बी पे जनरली बाय वेट बैठता है। बट मान लीजिए गेम हो रहा है, पार्क है, सी सॉ बेंच है, तो उस पर क्या कर रहे हैं, उस राड है, बाहर है, बेंच है, कुछ भी है, तो उस पर बच्चे कई सारे बैठ जाते हैं। तो कई सारे वेट फोर्स आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे F1 आ जाए, यहाँ पे ए बी, यहाँ सी, यहाँ डी कर लेते हैं, यहाँ ई कर लेते हैं, यहाँ एफ कर लेते हैं। इस तरह से कई सारे पॉइंट है जिस पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। कोई F2 लग रहा है ना, कोई F3 लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे F4 लग रहा है, यहाँ पे F5 लग रहा है, और यहाँ पे F6 लग रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बार पे पॉइंट ओ के राइट में जो फोर्सेस हैं वो क्या देंगे, आपके क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, ठीक है। क्यों, आपको पिछले टॉपिक में समझाया था कि अगर पॉइंट बी पे कोई लड़की बैठेगी, मान लीजिए पॉइंट इधर लेफ्ट के, ओ के लेफ्ट में कोई ना हो, तो अगर ओ के राइट में कोई बैठेगा तो ये बार या जो रॉड है वो क्या जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। तो ये एंड नीचे जाएगा, ये एंड ऊपर जाएगा। तो उस केस में मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा ना, क्लॉकवाइज। तो अगर कोई भी फोर्स पाइवटेड पॉइंट के राइट में वर्क कर रहा है तो क्या देगा, वो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट्स देगा। और अगर ओ के लेफ्ट में, पाइवटेड पॉइंट ओ के लेफ्ट में अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो राइट में सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट आएंगे और लेफ्ट में सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएंगे। तो ये सारे आपको देंगे बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि सारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। और ये सारे क्या देंगे, आपके क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे। तो कह रहे हैं कि अगर ये रॉड रुकी हुई है, सीधे ऐसे बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी दोनों बराबर होंगे तभी ये बैलेंस, अदरवाइज बैलेंस नहीं हो सकती है। यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है कि इफ़ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई अगर साम्यावस्था में है, कोई बॉडी अगर बैलेंस कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसी फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है बीम बैलेंस, ठीक है, ठीक है। जैसे राशन लेने जाते हैं आप, ठीक है, अब शॉपकीपर के पास राशन लेने जाएंगे तो अगर उसके पास पुराने ज़माने का मान लीजिए वो है, ठीक है, कोई भी हो बीम बैलेंस किसी तरह का भी हो, तो जिस तरह के बीम बैलेंस जो भी होगा उसमें यही सिस्टम होता है, ठीक है। ये बीम बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ओके। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा लेक्चर 2 हमारा खत्म होता है यहाँ पर। बच्चों एक बात मुझे आप लोग से कहनी थी कि अगर लेक्चर 2 में आप डायरेक्ट आ गए हैं और लेक्चर 1 नहीं देखा है, और अगर आपको कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट में कुछ कमी आ रही है। तो बच्चों अगर आप डायरेक्ट लेक्चर 2 पे आ गए तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर 1 की वीडियो जाके पहले देखें, फिर लेक्चर 2 पे आए, ठीक है बच्चों। थ्योरेटिकल जितने भी लेक्चर हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो भी मैं अपलोड करूँगा, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैथ्स पढ़ाऊँ, मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ या केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, तीनों में मैं क्या करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट पूरा रखूँ चैप्टर का। तो अब चूँकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो हर एक टॉपिक का अपना कॉन्सेप्ट होता है, तो यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 थ्योरेटिकल चैप्टर को जितने भी वीडियो हैं आप उसको डीपली देखें, स्किप करके मत देखें, ठीक है। बस आप जाएँ स्टार्टिंग से वीडियो देखें, लेक्चर 1 देखें, फिर लेक्चर 2 पे आएँ, ओके। चलिए इसी के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप इसी तरह मस्त रहिए, एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। एक बात और, आपसे एक बात और कहनी थी, ठीक है। चलिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए तो ठीक है, बट अगले लेक्चर में क्या होने वाला है बच्चों, अगले लेक्चर में मैं आपके लिए एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेक्शन ए के सारे न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूँ। ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व्ड, ओके। तो बच्चों अगला लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैं लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करने वाला बच्चों, वो पूरे सारे न्यूमेरिकल होंगे, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व्ड, ओके। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रमाशंकर शर्मा सर पीसीएम गुरु 2.0, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।